Hello everyone, good morning all of you. Today we are going to start a new series and that series is for the crash course. Okay, so today we are going to discuss and start electrostatics first, and my roadmap for the course will be the numerical problems more and more what we can do. Okay, so let me start with electrostatics first. This is a lecture number 1 and that will be all around the charge. Okay, fine. So let me start with charge. See, स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट एक्चुअली द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज फाइन. सो देखिए यहाँ ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड है ना, ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, राइट, एंड दैट इज इलेक्ट्रो and that is a statics. That does mean that electro is related to charge and the statics is related to at rest. Okay, the static word does mean rest, so it means the charge is at rest. अब सिर्फ इतना ही हमें नहीं पढ़ना है कि चार्ज रेस्ट पर है, लेकिन हमें करना है कि जब चार्ज रेस्ट पर है वो क्या क्या फिनोमेना डिपिक्ट कर रहा है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी उसके साथ लिंक्ड है, एसोसिएटेड है, वो हमें सब पढ़ना है. फाइन. सो द चार्ज इज एट रेस्ट. सो व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, ऑल द फिनोमेना which are being exhibited by this charge at rest, the study of all those phenomena is known as electrostatics. So प्लीज रिमेंबर, ये सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स नहीं रहेगा, आपको काफ़ी डिटेल्ड में चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपको बता के चलूँ, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बल्कि वीडियोस ना बने उस वजह से हमें कुछ लिमिट भी रखनी पड़ेगी. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका एक कनेक्शन बने. फिजिक्स के लिए जो इमेजिनेशन चाहिए, वो एक कनेक्शन जो चाहिए वो हम बना के चलें. सो दैट्स व्हाट इट इज़. लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट. सो आई टोल्ड यू the charge at rest. So when charge is at rest, all those phenomena which are being exhibited by, or those old terms which are associated with the charge at rest, is the study of that is known as electrostatics. So charge is the study of phenomena when charge is at rest. Okay, so all those phenomena which are being exhibited by the charge at rest, the study of those phenomena is known as electrostatics. At rest is known as electrostatics. Okay, so the basic point to start with is what actually the charge is. Fine. So आपको समझना है कि चार्ज क्या होता है. देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, ये इतना बेसिक लेक्चर है. अगर आप इसको ढंग से या जिस प्रॉपर तरीके से हमारे कनेक्शन और जो फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, अगर वो नहीं होंगे तो आप आगे वाले जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ड्रॉपर हैं, ठीक है, आप 11th 12th में ये चीज़ें कर चुके हैं और आपको पता है कि जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, तो सब इसी से हम समझने वाले हैं. तो ये चैप्टर आपके लिए एक फाउंडेशन होने वाला है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा और एंड तक इस स्ट्रक्चर को देखिए, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी. ठीक है. सो चार्जेस, देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है, जो चार्ज होता है वो किसी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा पाता है या फिर उसके ऊपर लगाई गई फोर्स का रिप्लाई कर पाता है. एंड इन दिस केस दैट फोर्स इज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर. इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वॉल्व्ड and magnetic field is also involved. We will talk about it later. So let me write it. मैंने क्या बताया कि चार्ज जो होता है वो किसी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो किसी बॉडी पर चार्ज, दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा पाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर पाता है, या फिर उसके ऊपर लगाई गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो रिप्लाई कर पाता है. इन वेरी लेमैन लैंग्वेज आई एम स्पीकिंग. ओके, सो इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इंटरनल प्रॉपर्टी of a body due to which
due to which it can exert electrostatic force on a body, or it can reply to electrostatic force okay. So this is the basic definition of charge. Then आप सबसे पहले फिजिक्स के अंदर ध्यान रखिएगा, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है हमारे कोर्स का, और जैसे आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे सेम टर्मिनोलॉजीज में एंड तक यूज करूंगा। देखिए, आपका जो ऑर्डर होना चाहिए, जो रोड मैप होना चाहिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, वो कैसा होना चाहिए? जैसे आप चार्ज पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ डील करेंगे, कोई भी टॉपिक आप डील करेंगे, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि अगर मैं चार्ज पढ़ रहा हूं तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, क्या इसकी यूनिट होती है, ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है। सो बेसिक क्वेश्चंस आर देयर। आई विल बी स्विचिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एचसी वर्मा, डोंट वरी, बट लेट मी just create the fundamental or the foundation for that. So the charge is representation कैसे होती है इसकी? जो representation होती है आप इसको Q से दिखाते हैं, sometimes आप small letter Q से भी दिखा देते हैं. So Q is the representation of the charge. Then you talk about the SI unit or the unit in which you measure that charge. So SI unit of the charge is taken as the coulomb, which is denoted by the C. So the coulomb is the SI unit of the charge. So this is a system international in which the Q is measured in terms of coulomb. Then after there is a CGS unit, centigram second. Okay, the CGS unit is stat coulomb. फिर आपको ये भी मालूम होगा कि अगर मैं SI यूनिट की बात कर रहा हूं या CGS यूनिट की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन जरूर होगा। एंड देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? यहां आप लिख लीजिए 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10⁹ स्टैट कूलम। फाइन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड द CGS यूनिट। देन दिस चार्जेस यू से, आप चार्ज क्या कहते हैं? आप कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ओके, आई विल कम टू दैट व्हाट एक्चुअली द पॉजिटिव इज एंड व्हाट एक्चुअली द नेगेटिव इज। ओके, सो लेट मी जस्ट राइट अकॉर्डिंग टू द क्रैश कोर्स दैट इज a positive charge and negative charges are there. So charge is of two type, the positive and negative. And then जो क्वेश्चन आता है, आप क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, ये जो बेसिक पॉइंट्स लिख रहा हूं आपके सामने, दीज पॉइंट्स, ये काफी बेसिक्स हैं, आप इनको देखते जाइए। मैं बोल रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक्स क्या, कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो आप इसी स्टेटमेंट को ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि इतने कूलम में 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, सो नाउ द एग्जामिनर इज आस्किंग यू दैट how many electrons are there in 1 coulomb. So what will you do? You will divide that, simply divide that, and what will you get? Number of electrons in 1 coulomb, so definitely you will divide that 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, and when will you when you will divide that, you will get 6.25 into 10⁻18 electrons. Okay, 6.25 into 10⁻18 electrons are there. Okay, then the most important point is the biggest unit of the charge is the Faraday. Okay, so there is Faraday, there is another unit which is largest of them.
that is 1 Faraday, and 1 Faraday is equal to 96500 कूलम, 96500 कूलम। तो आपको ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सबसे बड़ी यूनिट जो चार्ज की होती है वो फैराडे होती है, और उस फैराडे के अंदर हम क्या करते हैं, स्टैट कूलम जो होता है 96500 कूलम कितना होता है, 96500 कूलम। लेकिन हाँ, आप एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है SI यूनिट में, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इन CGS यूनिट, और यू कैन से दिस इज ESU। ये ध्यान रखना, ये जो CGS यूनिट है, इस CGS यूनिट को स्टैट कूलम आपने जो बोला है, स्टैट कूलम, ये स्टैट कूलम के साथ इसको फ्रैंकलिन भी बोला जाता है, फ्रैंकलिन भी बोला जाता है, या फिर इसको हम ESU में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, दैट इज ESU, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। फाइन। सो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्यू से दिखानी है, SI यूनिट जो है हमारी वो कूलम है, और जो CGS यूनिट है वो हमारी स्टैट कूलम है, दैट कैन also be represented as a Franklin and electrostatic unit, and the charge on one electron is 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb, and when you talk about how many electrons are there in one coulomb, that is 6.25 × 10⁻18 electrons are there. Okay, and the largest unit of that is 1 Faraday, and 1 Faraday is equal to 96500 coulomb, as you are watching over the screen. Okay, now let me start with the very fundamental, very important concept here. देखिए, आपको ध्यान रखना है, मैं अभी आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस पेंसिल आई एम जस्ट टेकिंग एज एन एग्जांपल। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, इस बॉडी के अंदर, यानी कि मैं एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं कि कितना इस बॉडी के अंदर चार्ज है, और एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं कि इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है। सो इट मीन्स दीज टू स्टेटमेंट्स आर very much different from each other, and they are having the different meaning. So you have to answer. The concept is, put your heading as a concept. I'll be putting all the important concepts as under the name concept, and these concepts will be used in the numerical problems. Okay, and your concepts will be built up. Then I'm just giving you statement number 1, statement number 1, and statement number 2, statement number 2. ओके, देन मैंने कहा कि किसी बॉडी में चार्ज है, किसी बॉडी में चार्ज है, किसी बॉडी में चार्ज है, एक स्टेटमेंट है। और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो क्या है, किसी बॉडी पर चार्ज है, या कोई बॉडी चार्ज्ड है। ओके, चार्ज्ड है। तो डेफिनेटली आप जो पहली स्टेटमेंट है इसका जो आंसर देंगे वो आंसर क्या होगा, किसी भी बॉडी में चार्ज है। क्या मैं बोलूं मेरे में चार्ज है, आप में चार्ज है, क्या कैमरे में चार्ज है, पेंसिल में चार्ज है? डेफिनेटली इट इज। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट everything in the universe is made up of atoms, and atoms is made up of electrons, proton and neutrons. So that means atom is consisting of electrons and protons, and electrons and protons are the charged particles. Then definitely everybody is having the charge. तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग तो ये हुआ कि हाँ, हर बॉडी में चार्ज है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। बट दिस स्टेटमेंट इज, कोई बॉडी चार्ज्ड है, दैट डज मीन, कोई बॉडी अगर चार्ज्ड है तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि उसके अंदर हम मिसमैचिंग करवा रहे हैं। सो लेट मी राइट इट फर्स्ट। किसी बॉडी में चार्ज है, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। ओके, व्हाई? हर बॉडी के अंदर, बिकॉज everybody is having electrons and protons. But when I talk about that कोई बॉडी चार्ज्ड है, that does mean, अच्छा देखिए अभी क्या है, जब आपकी बॉडी के अंदर चार्ज है, इट मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं,
लेकिन वो हिडन है. Why I'm just using this word hidden? Because number of electrons and number of protons, or the number of the amount of negative charge is equal to amount of positive charge. So they are cancelling out each other, and that's why the charge in the body is hidden. And then when I talk about that any body is charged, that does mean that there is a mismatching of number of electrons and number of protons, and in other language you can say there is a mismatching between the amount of negative and the positive charge. When there is a positive charge more than the negative charge, your body is positively charged, and when there is negative charge more than the positive charge, that does mean that your body is negatively charged. So कोई भी body charged है, in this situation charge is hidden. And why this charge is hidden? Because number of electrons equal to number of protons. Okay, so number of electrons are equal to number of protons. That does mean the amount of negative charge is equal to amount of positive charge, and the whole charge, the body is said to be neutral. Okay, so body is said to be neutral. On the other hand, when I talk about the second statement, let me write it here again. The statement number 2. This statement number 2 does mean any body is charged. That means आप पूछ रहे हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज है, क्या ये हमेशा होता है? नो, बिकॉज हर बार जो मिसमैचिंग है वो वहां अवेलेबल नहीं होती है. सो for neutral body, you have to think that number of electron equal to number of protons. लेकिन for any body to be charged, आपको क्या करवाना पड़ेगा? मिसमैचिंग करवानी पड़ेगी. इन वर्ड्स को ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूं, ये आपको याद रखने में, रिटेन करने में मदद करेंगे. सो क्या है? mismatching of number of electrons and number of protons must be there for a body to be charged. Okay, so mismatching of number of electrons and number of protons must be there for the body to be charged. Okay, अब बात आई हमें ये मिसमैचिंग करानी है. तो आप अपनी बुक्स में टॉपिक्स देखते होंगे, द मेथड्स ऑफ चार्जिंग. दैट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डज मीन दैट यू आर गोइंग टू मिसमैच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. और तभी हम बोलते हैं कोई बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं या कोई बॉडी के अंदर चार्ज है. इस दोनों बातों में अंतर होता है. किसी भी बॉडी में चार्ज है, नो डाउट, बिकॉज द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट इज हिडन, एंड दैट्स व्हाई बॉडी इज टर्म्ड एज न्यूट्रल. But in the case of mismatching, when number of electrons are higher than the number of protons, or the number of protons are higher than the number of electrons, then there is a mismatching and your body is charged. So mismatching करवाना is the charging करवाना. Mismatching does mean charging of the body. Okay, so you will write mismatching can be, how can you write that? You can write it as when number of electrons are not equal to number of protons. And in the similar fashion, when you think about that, you will think that when number of electrons are higher than number of protons, that does mean your body is negatively charged, because negatively charged particles are more than the positive charge. So number of electron greater than number of proton does mean that your body is negatively charged. Body is negatively charged. Okay, so and number of proton when greater than number of electron,
that does mean your body is positively charged. Body is positively charged. Okay, fine. So please manage the writing because it is very slippery to write on the pad. Okay, so body is positively charged. Then after, on the behalf of this, we will be switching to a topic where you will talk about how many methods of charging are there. But before that, I will talk about the properties of charge. That what is the property of the charge? Okay, so let me write it. Put your heading as properties of charge. Properties of charge. Okay, so we are going to discuss the properties of charge here. The first property, very first property is, you think about that this charge which you are which is termed as the physical quantity in the physics. Okay, so definitely when you are deal with any physical quantity in the physics, your mind go through that which type of quantity it is, whether it is scalar or vector. And in the higher classes you will see the tensors are there. So there's some special cases we are discussing of the tensors, that is a vector. Okay, so we will think that when you are dealing with any physical quantity, you will think over कि ये कौन सी quantity है, scalar है या vector है. Okay, so the properties of charge, the first is which quantity it is. It is a scalar quantity, and when you deal with that it is a scalar quantity, then definitely your mind start thinking that what are the properties of scalar, isn't it? So when you are talking about scalars, then your mind automatically think that this quantity can be added directly. It does not need any type of law, like the triangle law and parallelogram laws are there in the vectors. So it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. If it is a scalar quantity, then the second property automatically becomes that it is additive. The charge is additive. The charge is additive. Charge is additive, and this additive does mean that it does not need any type of laws to be added. Okay, so charge is additive. It means can be directly added. Without can be added directly without any specific law, or you can say, okay, so specific law. And the third one is you see, आप देखते हैं किताबों के अंदर लिखा होता है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज देयर. दीज स्टेटमेंट्स आर वेरी कॉमन, but we are always mistaken in reading that and understanding that. Okay, so the charge is additive and can be added directly without any specific law. And then after we talk about the two properties, and these two properties are very much important, and let me put the stars over them. The charge is always conserved. The conservation of charge, law of conservation of charge. Okay, so the statement is law of conservation of charge. Okay, but आप जब इसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया जाता है कि charge can neither be created nor be destroyed, and this is a statement of law of conservation of charge. But do you really think that you are missing something in this statement? This statement is not completely correct, or you can say that is not complete. How? Let me write it. Charge is, this law of conservation of charge states that the charge can neither be created nor be destroyed. I made this statement before you that charge can neither be created nor be destroyed, but
I also mentioned that this is not complete. So let me complete this in an isolated system. Okay, so हम जो बात कर रहे हैं किसी isolated system की बात कर रहे हैं जिसका सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन नहीं है. तो जब किसी भी आप आइसोलेटेड सिस्टम को लेते हैं, सिस्टम क्या होता है जिसको आप अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, दैट सिस्टम इज नॉट इन द इंटरेक्शन विथ द सराउंडिंग. दैट डज मीन दैट, फॉर एग्जाम्पल, let me take the example, the law of conservation of charge. Very simple example, take two bodies, suppose A and B, A and B, A and B. So these are neutral, initially these are neutral. Okay, my system is of two bodies, that is A and B. So isolated system, I'm considering that it is not in the interaction with the surrounding, or any type of energy is not being exchanged with the surrounding. So we are taking two bodies A and B. So A and B are just composing my system, that isolated system. Okay, so this is our assumption, and these bodies are neutral. Now when I rub them, for example, in a box you are considering these two bodies. Okay, just for the imagination as a simple. Okay, so these two bodies are enclosed in a box, and these two bodies are getting rubbed to each other. And when these are rubbed to each other, you know that rubbing is one of the method of charging. So when you rub the two bodies, when you rub your hands, these hands are getting charged. Some heating is produced there. Some heat is produced there. Okay, so these are neutral. After rubbing, these bodies get charged. It means the mismatching of number of electrons and number of protons has been done here, has been occurred here. So how? For example, say after rubbing these two bodies, for example, this is having 5 coulomb charge and this is minus 5 coulomb charge. And always remember, the charging is always done by the transfer of electrons. ओके, रबिंग से आपने जो किया है, एक्चुअल में आप देखते हैं कि गर्म हो जाते हैं हाथ. वो क्यों होते हैं? आप कह रहे हैं ये चार्जिंग कर रहे हैं. चार्जिंग का मीनिंग होता है मिसमैचिंग कराना, और मिसमैचिंग के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोटॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं. दिस मिसमैचिंग इज अचीव्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑलवेज रिमेंबर. ओके, सो मिसमैचिंग इज अचीव्ड बाय द नंबर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are transferring from one body to another body are making the body which they are leaving behind as a positive, and when they are going to the another body, they make them, that body, as a negatively charged. So that does mean, if I am just saying this 5 coulomb charge, this 5 coulomb charge कैसे आया? इसमें से, इस बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुए, उस दूसरी बॉडी में गए. इसका मतलब वहां पे 5 नेगेटिव ज्यादा हो गए और 5 नेगेटिव यहां कम हो गए. दैट्स व्हाई दिस बॉडी इज termed as plus 5 coulomb and that is minus 5 coulomb. But in the whole, you see that this system Q net does mean the total charge on the body, total charge on the system. So total charge on the system is 0 plus 0 equals to 0. Okay, and plus 5 coulomb and minus 5 coulomb, फिर से आप Q net देखिए, and that Q net is again plus 5 minus 5, that is again 0. So you see the charge is conserved for the system. On the other hand, the statement of law of conservation of charge can be given as that the net charge of an isolated system is always constant, is always conserved. So you can write the another statement for this: net charge on isolated system is always conserved. Never forget this word isolated system. Okay, when you are taking into consideration this isolated system, only then you are dealing with the law of conservation of charge. Okay, so fine. Then after, there can be many other examples, like when you deal with the pair production and pair annihilation. See, I'm just discussing the pair production is what it is. Pair production, and that pair, which pair is being produced? Electron and positron.
Okay, so electron and positron are being created, are being produced. How? When gamma ray photon is interacting with the matter, the electrons and the positron, the antiparticle of that is being produced. So जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही पोजिट्रॉन पे चार्ज है. एंड गामा रे फोटोन, that gamma ray photon is the chargeless. Again, when you are dealing with the product, which is the electron and positron, they are having the opposite charges but of the same amount, of the same quantity. That does mean again you are getting 0. So 0 equals to 0, again the charge is conserved. And in the another case, when pair annihilation is there, it means when electron and positron are combining to each other, then 2 gamma ray photons are emitted. And again, when you see the net charge on the system of electron and positron which you are combining, that electron and positron are making the whole system at 0. And when 2 gamma ray photons are emitted, that does mean that gamma ray photon is a chargeless particle, and that chargeless particle is again having the charge 0, the net charge is 0. So again 0 equals to 0. So pair production and pair annihilation is also the example of, let me write is, the second example is pair production and pair annihilation. Pair annihilation. Okay, fine. I'm not writing over here, but I have explained you that what actually the pair production and pair annihilation is there. So you can listen it by repeating the video. Okay, so the next property, the fourth property, is very important property. It is a quantization of charge. Quantization of charge. And that quantization of charge does mean that charge is quantized. आप क्या कहते हैं, किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज आता है वो कैसे आता है? मिसमैचिंग कराने से. मिसमैचिंग मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो अमाउंट है, यानी कि अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, यू आर mismatching them. And there are so many methods. For example, the friction is there, frictional electricity you call it, and then the conduction is there, and then the induction is there. Fine. So the quantization of charge, the charge on a body, charge on a body is always quantized. And quantized का जो मीनिंग है, क्वांटाइज जो वर्ड है, इसका मीनिंग है दैट क्यू, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द क्यू ऑन ए बॉडी, दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. दिस वन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब अगर किसी बॉडी पे चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि पूरा इंटीग्रल मल्टीपल. इंटीजर डज मीन 1 2 3 4 5 6. फॉर एग्जांपल 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, you say that this is the charge on electron. If some body is having 3.2, that is okay. If another of that, it is wrong. Okay, I'm just giving you a simple example. So that does mean the Q is Ne, and this N is having the value 1 2 3 4 like this, the complete values. But this is a mathematical description is there, that integral multiple of. But how do you think that physically? आपने अभी बोला when you are rubbing your hands, these hands are getting charged. It does mean the mismatching of in number of electrons and protons is going to be happened. Okay, but when number of electrons are transferring, आपने ये भी पढ़ा है कि मिसमैचिंग, मैंने अभी बताया कि मिसमैचिंग इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से होगी. तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पॉजिटिव क्रिएट करेंगे और जहां जाएंगे वहां नेगेटिव क्रिएट करेंगे. तो कभी आप सोचिए, जब आप बॉडी को रब कर रहे हैं, दो बॉडीज को रब कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मिसमैचिंग का सबसे बड़ा कारण इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि कभी ऐसा तो नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, 3/2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 5/2 इलेक्ट्रॉन चले गए. नो, पूरे इलेक्ट्रॉन जाते हैं. Okay, so that's why the charge on a body is integral multiple of the charge of the electron. Fine. So I hope I made my point clear. So this is
Q इज इक्वल टू एन ई, आपको समझना है ये n 1 2 3 4 क्यों है, क्योंकि बॉडी के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो मिसमैचिंग से आ रहा है। मिसमैचिंग इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से हो रही है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो दैट डज मीन वो आधा इलेक्ट्रॉन ठीक है 7/4 इलेक्ट्रॉन ऐसे तो जाएंगे नहीं, वो पूरी अमाउंट में जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 5 चले गए, 10 चले गए, लाइक दैट। सो तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे कि द चार्ज ऑन ए बॉडी इज गिवन एज दिस 4, विच वन इज करेक्ट। ओके, सो आप बता सकते हैं विच विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल। अगर मैं आपको बोलूं एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं आपको बोल देता हूं 4.8 इंटू 10⁻⁻17 एंड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर ये चार्ज ले रहे हो इसका मतलब आप सीधा सीधा ले रहे हैं, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल, सो देन डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। देन आफ्टर the fifth property is the charge is independent of velocity. Charge is independent of velocity. Fine, but on the other hand mass is not independent of the velocity. The relativistic mass you study what it is when this pencil is thrown with velocity v, its mass changes, but when you throw the charge there is no effect of velocity on that charge. That does mean the charge is independent of velocity, but mass is dependent on the velocity. Mass is dependent. कैसे मास कैसे डिपेंडेंट है मैं बता देता हूं। m equals to m0 √1 minus v square by c square. What it means, the relativistic expression is there. Okay, this m0 is the rest mass of the body. When that body was at rest, the mass was m0. When it starts moving with velocity v, its mass becomes m. Fine, so m equals to m0 √1 minus v square by c square, but there is no any such type of provision in the case of charge. So charge is independent of velocity, but mass is dependent. Then after, let me switch to the topics. I'm just giving you a brief idea about the quarks. Okay, so आप बोलते हैं ना कि अभी हमने बोला कि फ्रैक्शन ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। सो नोट डाल के लिख लीजिए यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ कूलम is not possible. is अभी आपने जो स्टेटमेंट दी उससे नॉट पॉसिबल, बट इट इज पॉसिबल। द फ्रैक्शन ऑफ कूलम इज पॉसिबल बट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। बट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। Fine, fraction of Coulomb is possible, but fraction of electron is not possible. That does mean that I'm just giving you the example of quarks. Okay, mainly there are 6 type of quarks are there. 6 type of quarks are there, means these quarks are having the fraction of charge, fraction of the Coulomb. That does mean, and ये जो quark होते हैं, इनका जो क्वार्क्स होते हैं, जो इनका मास हम लेते हैं, मास ऑफ क्वार्क इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड these 6 types are basically up down quark, okay, top and bottom quark, and a charm and Steen's quark. Okay, so basically but mainly here we will deal with 2 types. We deal with mainly 2 types, and those 2 types are, the first one is up quark and the second one is down quark. And up quark is having the charge plus 2/3 of electron, and this is minus e/3. Okay, that how much charge is on the electron, uska fraction liya हमने 2/3 of that and 1/3 of that. So up quark is having the charge 2/3 of electron, and down quark is having the charge minus e/3.
fine. Neutron and protons are not the elementary particles, but electron is. Okay, what you say, that neutron and proton are made up of quarks. Neutron and proton are made up of quarks. Okay, for example, when you talk about the neutron, just let me draw it. This is U, D and D. Then one is up quark and two the down quark. And up quark and down quark, that does mean it is having plus 2 by 3 of electron. These are minus E by 3, minus E by 3. So net charge Q net on the neutron is 0. And when I talk about the proton, this proton is this proton is made up of 2 up quark and 1 down quark. So plus 2 by 3 plus 2 by 3, and one is E by 3 minus E by 3. So when you add them, you will get E. So Q net is plus E. The positive amount of charge is there equals to the charge on the electron. Okay, so neutron and proton, Q net is positive E. So this is the case of the quark, where the fraction of the coulomb is possible, but the fraction of electron is not possible. I have told you earlier. Okay, so a very important points I am writing here. अभी आपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन को देख लिया, that neutron and proton are consisting of the down quarks and up quarks. That means they are composed of quarks, but electron is not composed of quarks. So write it, but electron does not consist of quarks. So among electron, proton, deuteron or the neutron, okay, which one is elementary particle? Which elementary particle does mean it is not composed of anything. It is the one which is the smallest. Okay, so therefore electron is elementary particle. That means electron is considered as elementary particle. And the protons and the neutrons are termed as composite particles. Fine. So electron does not consist of quarks, that's why termed as elementary particles, and the neutrons composite particles. Why? Because they are made up of quarks. And always remember, these quarks always exist in the groups. Okay, so the minimum value of the charge just because of the quarks can be E, that is on the proton. Okay, so I think that I don't need to write this. That was the properties of the charge. Okay, then after यहाँ लिख लीजिएगा, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. दैट डज मीन Q is Q नॉट. चाहे उसको v वेलोसिटी से फेंकिए, चार्ज इज नॉट गोइंग टू चेंज. फाइन. सो this was the basic for that, and then after we'll be switching to the mismatching of charges. And you can say this topic is also can be termed as, मैंने अभी आपको mismatching word use किया, तो that's why मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको mismatching से start करें, and then आप bookish जो words हैं उनके ऊपर जाएं. That mismatching of the charges does mean that is a method of charging. By mismatching the number of electrons and number of protons, you are charging the body. That means mismatching is the method of charging. So this is method of charging. And how many methods of charging are there? Basically we study about the three. One is a frictional electricity, and the second is by conduction, and the third is by induction. Okay, and this frictional electricity is also termed as rubbing. By conduction और by induction, हम एक एक करके इनको देखेंगे. So
पुट योर हेडिंग एज अ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में आप क्या देखते हो, इट इज जस्ट रबिंग. जस्ट रबिंग. रबिंग से क्या होता है, जब आप बॉडीज को रब करते हैं, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. और जहां इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके जाते हैं वो हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. फाइन. ओके, सो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज सिंपल. It is just rubbing. By rubbing, number of electrons are transferring from one body to another. Transfer of by this you can write that number of electrons are transferring. Number of electron is transferred from one body to another body to another body. Okay, and that's how the bodies are getting charged. If I take an example, for example, if you are taking two rods and this road is having the mass A, say Ma, and the another body is having the mass Mb, that is Mb. Okay, initially Ma is equal to Mb, but after rubbing, the difference of mass will be created there, because some electrons are transferring from one body to another body. For example, if I say 100 electrons are getting transferred from one body to another body, then what happens? Please tell me what happens. That is the Mb minus Ma, the mass of the B body is greater than A, and what is the difference between them? It is of 100 electron. And 100 just wait a second, this is Mb minus Ma, 100 electrons are getting transferred. Okay, so one electron is having mass how much? The 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg, or you can say minus 27 gram. So Mb minus Ma becomes 100 multiply of mass of electron, and that mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. So that type of difference between the mass is created. Fine, clear? So this is simply 9.1 into 10 raised to power minus 29 kg. Is it okay? So that's what is happening in the rubbing. Let me come to the next one, which is very important. Conduction. By conduction, इसको याद रखने का तरीका, जो C है मैं हमेशा याद करवाता हूं बच्चों को कि C जो है वो C कॉन्टैक्ट, आप इसको कॉन्टैक्ट से याद रखिए. कॉन्टैक्ट मतलब एक चार्ज बॉडी आप लेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, आप ले रहे हैं. ओके, सो दिस इज चार्ज्ड बॉडी. अभी ये चार्ज्ड है, लेकिन जिसको आप चार्ज करवाना चाहते हो वो तो न्यूट्रल है ना. सो दैट इज, ये आपकी न्यूट्रल बॉडी है. एंड दिस न्यूट्रल बॉडी इज टू बी चार्ज्ड. हमें इसको चार्ज करना है. टू बी चार्ज्ड. Okay, then what will you do? You will do, see, when this neutral body is in the contact of that charged body, what happens? हमने इसको कांटेक्ट में लाना है. इसके मतलब ये मेथड ऐसा है जिसमें आप अनचार्ज बॉडी को, यानी कि न्यूट्रल बॉडी को आप चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ला रहे हैं, और उस अनचार्ज बॉडी को क्या कर रहे हैं, आप चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द फॉर मेटल्स कंडक्शन, फॉर द मेटल्स, द कंडक्टर्स. एंड देन
बात आई कि इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, कितना चार्ज इस बॉडी के ऊपर आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछे जाते हैं कि आपने बॉडी को चार्ज तो कर दिया, लेकिन मान लीजिए इस पे 25 कूलम चार्ज था, तो इस पर जो ये वाला चार्ज है इस पे जो आया है वो कैसा चार्ज आएगा। पहली बात, इस पे सेम टाइप का चार्ज आएगा, यानी कि अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज थी तो उस बॉडी पे जो अनचार्ज बॉडी है उसको भी आप पॉजिटिवली चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज वो हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे ना एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ फॉर न्यूमेरिकल्स यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप इसको जरूरी नहीं आप ऐसे कॉन्टेक्ट में लाएं, सम रोड कैन बी देयर, सम मेटल वार कैन बी देयर बिटवीन द टू मेटल्स so that the conduction can be happened. So let me draw this. For example, you are taking these two bodies and this is a, you can say this is a connection between them. Okay, आप इनको ऐसे कनेक्ट करेंगे, then it is saying जो फाइनल चार्ज होता है, that final charge is always directly proportional to that is I'm just writing it, Q, the final charge is directly proportional to the radius of the bodies, so directly proportional to R. So how would you define that? इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में? It means Q directly proportional to R does mean, suppose this is A and this is B, it is having the radius RA and this is having the radius RB. Okay, so that does mean that QA by QB equals to RA by RB. Fine, QA by QB equals to RA by RB. Okay, so QA equals by QB is equal to RA by RB. Now let me take an example here. For example, if you are taking a body A which is having 25 microcoulomb charge, that is 10 raised to power minus 6, okay, and another body B which is the 5 microcoulomb charge. जरूरी नहीं आप अनचार्ज बॉडी को ही उसके पास में लाएं, दैट इज कंडक्शन। आप किसी चार्ज बॉडी को भी उसके साथ में लाएंगे तो डेफिनेटली चार्ज विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन अकॉर्डेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. Okay, so Q is 25 microcoulomb, B is 5 microcoulomb. I'm again repeating myself that it is not compulsory to get a neutral body in contact with the charged body. See here the example we are taking that one body is 5 microcoulomb, but I am saying that these charges by coming in contact with each other will redistribute the charge, and that redistribution of charge will be in accordance of law of conservation of charge. That does mean that isolated system is having the net charge always conserved. Okay, so Q is 25 microcoulomb and that is B is a 5 microcoulomb. Let me say this R is say this is 2R and this its radius, यानी कि this RA is 2R and this RB is R. कह रहा है आफ्टर कनेक्शन, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कनेक्शन, ओके, आफ्टर कनेक्शन what will be the charge on sphere? Okay, what will be the charge on sphere? So मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया QA by QB equals to RA by RB. So the solution will be, if you say the QA by QB, QA is 25 microcoulomb, say RA is 2R and RB is R, so 2R by R, that means cancelling out each other, 2 by 1. It means the charge on the body after connecting or after getting in contact with each other, this QA by QB will be in the ratio 2:1. And you also know that law of conservation of charge for an isolated system is always there. How much charge is there for the net system before connection? 25 plus 5, that is 30. Okay, it means that 30 coulomb charge, 30 microcoulomb charge is going to be redistributed in the ratio 2:1, and that does mean that QA by QB
क्यू ए बाई क्यू बी आप कैसे निकालेंगे? आप कह रहे 2:1 में, यानी कि क्यू ए को 2 मिला, लेकिन किसको बांटना है, किसको हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है? 30 को। ओके, सो हम अगर मैं क्यू ए लिखना चाहूंगा यहां पे, तो दैट विल बी 2/2 + 1 मल्टीप्लाई जितना आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना करना है? 5 और 25, यानी कि 30। ओके, सो दैट विल बी 2/3 × 30 and that is 0 and that is 20 microcoulomb. If QA, the charge on a body A is 20 microcoulomb, कंजर्वेशन लगाइए, 30 था, 30 रहना चाहिए, तो दूसरी पे कितना जाएगा? 10 जाएगा। सो दैट्स वाई क्यू भी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/1 + 2 × 30 दैट इज अगेन 10 माइक्रोकूलम। सो दिस इज 10 microcoulomb. See, the net charge is 30 microcoulomb. This is a final charge, final net charge, है ना? और जो इनिशियल नेट चार्ज था वो कितना था? इनिशियल नेट चार्ज जो था वो हमारा 25 + 5 वो 30 माइक्रोकूलम था। क्या देख रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज ऑलवेज वैलिड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, so this was the example to understand the situation where we are dealing with biconduction. Okay, conduction में जो न्यूमेरिकल पूछ सकता है वो ऐसे पूछ सकता है। Then is the last topic for today's discussion is the third is the by induction। लेकिन अब इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज मान लीजिए आपने बॉडी ले ली, लेकिन आप क्या करेंगे, आप अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना चाहते हो, यानी कि किसी बॉडी पे चार्ज लाना चाहते हो, वहां आप उस अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ला रहे थे, बट यहां इसके कांटेक्ट में नहीं लाना है, आपको सिर्फ उसके पास ले जाना है। ओके, तो इसमें मान लीजिए ये अनचार्ज बॉडी थी, होता क्या है, आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया, व्हेन यू आर प्लेसिंग दिस अनचार्ज बॉडी नियर ए चार्ज बॉडी, हमने एक स्टेटमेंट दी थी, स्टेटमेंट नंबर 1, किस बॉडी के अंदर चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, तो ये जो पास लाने की वजह से, यानी कि यू आर प्लेसिंग अनचार्ज्ड बॉडी नियर ए चार्ज बॉडी, एंड दैट डज मीन, ऐसा करने से क्या होगा, ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? मैंने प्रॉपर्टीज में नहीं लिखवाया, दीज आर वेरी सिंपल कि पॉजिटिव रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो मैंने नहीं लिखवाया आपको, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें इतनी तो पता ही है, 10th क्लास में पढ़ के आया। सो इलेक्ट्रॉन, द नेगेटिव चार्ज विल बी गैदर्ड दिस साइड एंड द पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन दैट साइड। सो इस बाय इंडक्शन से जो आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, चार्ज सेपरेशन इज going to be happened. Okay, and when you start this method of induction, definitely you will get the opposite polarity charge. That does mean आप अगर पॉजिटिव बॉडी से के पास में ला रहे हैं तो आपकी अनचार्ज बॉडी के ऊपर नेगेटिव आएगा, यानी कि अपोजिटली चार्ज करने के लिए आपको इंडक्शन का मेथड यूज करना पड़ता है, और यहां आप इंडक्शन कर देते हैं, ओके, सॉरी अर्थिंग कर देते हैं। Okay, the sharing of electron will take place between the earth and the body. That's why this positive charge will be earthed and your body will be negative charged. Okay, so in this way then you will get away this charged body. जैसे मान लीजिए ये रोड है, आप यहाँ बहुत सारी बुक्स में एग्जाम्पल दिया होता है, आप पास लाएंगे, ठीक है, जब तक पास ला रहे हैं, ठीक है, जब तक पास हैं तो इसने चार्ज का सेपरेशन कर दिया, आपको नेगेटिव चार्ज चाहिए था, आपने पॉजिटिव को अर्थिंग कर दी, ठीक है, तो जब भी आपको अपोजिटली चार्ज बॉडी चाहिए, अपोजिट चार्ज चाहिए, तो उसके लिए आपको इंडक्शन का यूज करना है, एंड दैट इज वी आर डिस्कसिंग। सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, फाइन। देन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, एंड always remember this one is induced charge। कुछ इंसुलेटर्स में भी होता है, जैसे डाइलेक्ट्रिक्स में आप जब किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हो तो उसके अंदर जो चार्जेस का सेपरेशन होता है, दैट इंडक्शन
इज नोन एज द पोलराइजेशन. ओके, तो ध्यान रखना इंसुलेटर्स में भी चार्ज का सेपरेशन जो हम डाइलेक्ट्रिक में पढ़ेंगे दैट इज पोलराइजेशन. ठीक है, सो बाय इंडक्शन इज द मैं यहां लिख रहा था चार्ज सेपरेशन. चार्ज सेपरेशन करवाता है ये, और यहां आपको बॉडी कॉन्टेक्ट में नहीं लानी है, जस्ट पास में लानी है और अर्थिंग विल बी देयर. और ये इंड्यूस चार्ज है, इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज. जो इंड्यूस कर रहा है दैट इज इंड्यूसिंग चार्ज. फाइन. सो some important points of today's lecture. देखिए, आप क्या बोलते हैं कि चार्ज का जो बेस्ट टेस्ट है वो क्या है? अट्रैक्शन नहीं है, वो रिपल्शन है. कि किसी बॉडी पे चार्ज है ये पता लगाने के लिए आपको अट्रैक्शन से आप पता नहीं लगा पाएंगे. क्यों? क्योंकि कोई न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो जाती है किसी चार्ज बॉडी की तरफ. कैसे? अभी देखा आपने इंडक्शन से, चार्ज का सेपरेशन किया, अर्थिंग किया, नेगेटिव बना, फिर उसको अट्रैक्ट कर लेगी. तो दैट मीन्स ए न्यूट्रल बॉडी कैन बी अट्रैक्टेड. सो इज द रिपल्शन इज नॉट द टेस्ट फॉर द चार्ज. सो यहां लिखिए, ए न्यूट्रल बॉडी कैन बी अट्रैक्टेड बाय ए चार्ज बॉडी. मतलब देखो, एक पॉजिटिव बॉडी, एक चार्ज बॉडी किसी नेगेटिव को खींच रही है, या एक नेगेटिव चार्ज बॉडी पॉजिटिव को खींच रही है. अट्रैक्शन वहां भी हो रहा है ना? और अट्रैक्शन वहां भी हो रहा है जहां न्यूट्रल है. सो अट्रैक्शन से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है? नहीं. सो हम किससे पता लगाएंगे? रिपल्सन से. सो ए न्यूट्रल बॉडी कैन बी अट्रैक्टेड बाय ए चार्ज बॉडी. ओके, हाउ? यू सी द बाय इंडक्शन आपने देखा, by induction, or you can say the polarization is there. Polarization does mean the separation of charges is taking place. Polarization of charges. Okay, तो ये आप एक्सपीरियंस न्यूट्रल बॉडी के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि अट्रैक्शन से तो पता लगा ही नहीं पाए. देन सो रिपल्शन, बट सो रिपल्शन is the valid test, or you can say the confirmed test for the electrification. Fine. So repulsion is the valid or the confirmed test for the electrification. And then the second point is, अगर कोई तीन बॉडी का इंटरेक्शन हो रहा है, 3 bodies interaction is taking place, then two neutral bodies can attract each other. If someone asks you, is it possible to for the neutral bodies to attract each other? Yes. When there is a 3 body interaction, one is charged body and another are the neutral body. In 3 body interaction, two neutral body can attract each other. Okay, can attract each other. That does mean if you are taking the positive charge rod and 2 neutral bodies are placed here and 3 bodies are interacting with each other, that positive charge will induce the charge. Okay, that does mean electron will be gathered here, and again this positive will attract the negative charge of this body, and the positive charge will remain in that side. So that's why these will attract each other. So two neutral bodies attracting each other. Fine. And the third important point, soap bubble. आप सोप बबल को चार्ज दीजिए, चाहे पॉजिटिव दीजिए चाहे नेगेटिव दीजिए, क्या होता है, वो जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है. और किसी भी बॉडी में जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, दे आर इन इक्विलिब्रियम. टू मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम, आप बेशक किसी सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज दें, दैट पॉजिटिव चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दैट पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर टू गेट द इक्विलिब्रियम अगेन. ओके, एंड दिस रिपल्शन will definitely cause the increase in size. So आप सोप बबल को पॉजिटिव दें चाहे नेगेटिव दें, तो डेफिनेटली सोप बबल का जो चार्ज है वो बढ़ता है. सो सोप बबल, if
SOP bubble is given some charge, that is whether it is positive or negative, then its size gets increased. ओके एंड मैंने आपको रीज़न बताया है. क्या रीज़न है कि जब आप चाहे नेगेटिव दें चाहे पॉजिटिव दें, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और दोबारा से इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए वो रिपल्शन करेंगे, नेगेटिव्स भी करेंगे, पॉजिटिव्स भी करेंगे. सो दैट्स व्हाई सॉप बबल साइज विल इंक्रीज. सो दैट्स is about today. Okay, in the next lecture we will start the Coulomb's law. This was the very basic. I didn't solve any type of numerical here, just one example I have taken for the conduction just to understand the concept. But as we go further in the course, we will discuss more and more numericals, and basically the numericals will be taken from the H.C. Verma and D.C. Pandey, the very standard books for the IIT JEE courses. Okay, so thank you so much. Please share and subscribe my channel. You will get the another video with very much potential if you like and comment, so that we can have the motivation from your side. So thank you so much. Meet you next time. Goodbye.